ऑलरेडी कहीं रोज देखिए, बिहार भारत से अलग नहीं ना है। भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो जो लोग हमारे बाहर जाकर नहीं पहले सुनिए बात को नहीं पहले बात नहीं हम सुनेंगे नहीं, पहले बात पूरा होने दीजिए। नहीं, बात पूरा होने दीजिए। गुजरात में फैक्ट्री लगाइएगा, बिहार का लड़का पहले बात पूरा होने देखिए, यही राजनीति, यही तो धूर्तता है। आप बात को नहीं, आप बात बोलने नहीं देते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग एक नया शो आज से शुरू करने जा रहे हैं, बिहार चुनाव स्पेशल शो, जिस शो का नाम है पिता और पुत्र ऑन पॉलिटिक्स फ्रॉम पाटलिपुत्र। मेरे पिताजी श्री राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा डेली हम लोगों के साथ होंगे। ये शो आज भले ही जिस भी समय पे आए, आज 31 अगस्त का समय है 2025 में, कल 1 सितंबर से प्रतिदिन रात 9 बजे हम लोग इस चैनल पे आपके साथ बिहार के भिन्न भिन्न राजनीतिक विषयों के साथ, आपके बड़े बड़े सवालों के साथ और बहुत से ऐसे प्रश्नों के साथ जो प्रश्न कहीं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है, उन प्रश्नों के जवाब के साथ और उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा और परिचर्चा के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आज हम लोगों ने सोचा कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आज से शुरू किया जाए और अगर मैं परिचय करा दूं अपने पिताजी का, तो हमारे पिताजी अर्थशास्त्र के 10+2 के सरकारी शिक्षक हैं, बिहार सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे संघ से रही है। संघ के प्रांतीय आचार्य के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दे रखी हैं औरंगाबाद जिले में। संघ से पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। 1986 में पहली बार स्वयंसेवक के तौर पे अपनी सेवाएं देना इन्होंने शुरू किया था और कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसी तरीके की रही है। हमारे दादाजी भी उसी तरीके से संघ के स्वयंसेवक रहे, पर दादाजी भी हमारे जो थे वो भी संघ से जुड़े हुए थे, वो भी स्वयंसेवक के तौर पे सेवाएं दे चुके हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं, हम चौथी पीढ़ी के स्वयंसेवक। और कहीं ना कहीं जब जब राष्ट्र के भिन्न भिन्न विषय आते हैं जिसके ऊपर बड़ी चर्चा आवश्यक होती है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और हम लोग राष्ट्र कार्य में अपने योगदान को इसी प्रकार से देने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जब मीडिया अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है, आपको पत्रकारिता की जगह पत्तलकारिता नजर आ रही है, आपको बिकाऊ पत्रकार रोड पे चलते हुए नजर आ जाएंगे, माफ करिएगा बिकाऊ पत्तलकार रोड पे चलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि पत्रकार कभी बिकाऊ नहीं हो सकता। तो वैसी स्थिति में कभी कभी लगता है कि क्यों ना चौथा स्तंभ खुद बनने की भी कोशिश की जाए। वो अलग बात है कि मेरा राजनीतिक तौर पे एक स्तंभ के साथ, एक पार्टी के साथ जुड़ाव है। पिताजी भी राजनीतिक तौर पे अपनी एक विचारधारा रखते हैं। राजनीतिक तौर पे अपनी विचारधाराएं इस वीडियो से बिल्कुल अलग रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ये बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि हम दोनों की अपनी राजनीतिक विचारधारा क्या है। इस वीडियो के माध्यम से जब हम आपके साथ रूबरू होंगे तो उस समय हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि सच्चाई आपके सामने लाई जाए, उन विषयों के उस तथ्य को आपके सामने रखा जाए जो कथ्य और सत्य से बिल्कुल अलग ना हो, जो कहीं ना कहीं वो सच्चाई आपके सामने लेकर के आए जो बिहार की वास्तविकता है। आज मीडिया 3 ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक मीडिया वोटर अधिकार यात्रा को दिखाने में व्यस्त है, एक मीडिया भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन यानी सरकार को दिखाने में व्यस्त है नीतीश जी के नेतृत्व में, और एक मीडिया वो है जो प्रशांत किशोर के गुणगान में व्यस्त है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में और राज्य में और भी विषय हैं जिसके ऊपर बात शायद की जा सकती है। जो मीडिया कर्मी जिस धरा का है वो उसका समर्थन करता है और दूसरों का विरोध करता है। यानी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज का समर्थन करने वाले मीडिया को ये नहीं दिखाई देता, शायद हो सकता है नीतीश जी भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो। नीतीश जी का समर्थन करने वाली मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हो सकता है विपक्ष में भी कुछ अच्छी बातें हों। और विपक्ष का समर्थन करने वाली मीडिया, अगर आप रवीश कुमार के नेतृत्व में देखेंगे या अन्य ऐसे कई पत्रकार हैं जो आजकल बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह घूमना शुरू कर चुके हैं, तो वो लोग पूरी तरीके से बाएं आंख खोल के बाएं आंख से चीजों को देखते हैं और बाएं आंख और बाएं हाथ से ही लिखते हैं और बाएं मुंह से ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं सेंटर में रहा जाए, केंद्र में रहा जाए, और राजनीति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र पिछले 2500 साल से रहा है। या यूं कहे, भगवान श्री कृष्ण को भी अगर भागने पे किसी ने रण छोड़ करके मजबूर किया था तो इसी पाटलिपुत्र की भूमि ने किया था। तो 5000-7000 साल का हमारा इतिहास है राजनीति में। तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पिताजी मौजूद हैं। चर्चा किस विषय पर करनी है यह हम लोगों ने तय नहीं किया है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड हम लोग रहने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम लोग केवल मुद्दों की ही बात कर लें तो पहले जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है, तो हम लोग पहले अपना ऑप्शन खुद ही सेलेक्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे सम्राट चौधरी जी के ऊपर किस्त जारी की गई प्रशांत किशोर जी के द्वारा।
मैं तीसरे स्तंभ से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी दो लोग सरकार का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में दो लोग सरकार का हिस्सा किसी न किसी तरीके से रहे हैं। ये सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं। सबसे कम अगर किसी के दामन पे दाग है तो प्रशांत किशोर जी पे है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2-3 अलग अलग किस्त जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर कहा गया कि भाई ये तो 7वीं पास है, 7वीं फेल है, इनकी डिग्री बड़े ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। इनका उम्र अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल या निशान खड़े हैं। और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और सवर्णों का एक बहुत बड़ा चेहरा बताए जाते हैं बिहार की राजनीति में, उनके ऊपर कई तरीके के बड़े प्रश्न खड़े किए गए। दूसरी ओर अगर हम देखें तो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जो बोलने में भी बहुत से बिहारियों को दिक्कत हो जाए, उस विषय के ऊपर राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो कि नेता विपक्ष हैं, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार भर में यात्राएं चल रही हैं। तीसरी ओर प्रशांत किशोर जी खुद हैं, जिनका यह दावा है कि जनसुराज या तो अर्श पे होगा या फर्श पे होगा। अब मैं चाहूंगा कि इनमें से किसी एक विषय के साथ आप अपने नेतृत्व में चर्चा शुरू करें, फिर हम लोग चर्चा के अगले भाग में चलेंगे। आपने बिना कुछ कहे 3 सवाल दाग दिए। स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। भारतीय संविधान के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कहीं भी पढ़ा लिखा और उम्र का कोई दायरा नहीं। जो व्यक्ति विधायक बन जाता है, अब उसकी पूरी उम्र सीमा क्या है ये कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, और उम्र का कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। जो व्यक्ति बिहार का वित्त मंत्री रहा है और जो सबसे बढ़िया बजट, अभी तक का सबसे बढ़िया बजट जो राज्य को दिया है, उसके बारे में ये चर्चा उचित नहीं है, और उस व्यक्ति द्वारा जो आज तक बिहार के लिए कुछ किया नहीं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं किया नहीं है? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। आज पहली बार अगर बिहार में कोई बात कर रहा है, तो बहुत से लोग हम लोग को सामने में सुन रहे हैं, उनके लिए हम कि भाई पहली बार अगर बिहार में कोई बात कर रहा है कि हम काबिल लोगों को राजनीति में मौका देंगे, तो प्रशांत किशोर जी। आज तक काबिलियत का कोई बात ही नहीं होता था। इसका मतलब कि आज तक केवल मूर्ख लोग बिहार की राजनीति में थे? नहीं, ऐसा नहीं, केवल मूर्ख लोग थे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा काबिल प्रशांत किशोर हैं। क्या इस बात के ऊपर आप अपनी राय रखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पे उठने वाले प्रश्नों का कोई जवाब आपकी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण के साथ नहीं दिया गया है? हम सरकार नहीं है, हम सरकार का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम व्यक्ति का जवाब देंगे। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। आप नहीं है, आप डिफेंड कर रहे हैं सरकार को ना। हम सरकार को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, हम व्यवस्था को डिफेंड कर रहे हैं। जो सिस्टम हमको दिया गया है, जो संविधान द्वारा हमको प्रदान किया गया है। आप मुझे पहले इस बात के ऊपर दो सवाल आपने अपने आप में जो बात बोल दी, अब इसके ऊपर आपसे सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल पहला ये है कि सम्राट चौधरी की उम्र मायने नहीं रखती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को दिए गए आपके जो डेटा है, जिसमें आपका उम्र कभी बढ़ जाता है, 5 साल में फिर घट जाता है, 10 साल में फिर बढ़ जाता है, 12 साल में घट जाता है, ये तो देखिए, ये विषय निर्वाचन आयोग को देखना है, और वो तय करेंगे कि ये इसके काबिल हैं या नहीं है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो अगले बार से उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। अगर चुनाव आयोग के संज्ञान में ये विषय नहीं आया तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा काबिल हैं। कहीं ना कहीं या तो आपके कथनी करने में अंतर है या चुनाव आयोग के ये में अंतर है। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और उसके पास इतने काबिल तो लोग जरूर हैं जो इसकी जांच सही ढंग से कर सकें। इसलिए इस प्रश्न का हम कोई ये नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति पर उठने वाले प्रश्नों पे आपकी सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? भाई, जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है उसकी मानसिक स्थिति का प्रश्न कहाँ से उठता है? आप होते कौन है सवाल उठाने वाले? भाई होते कौन है? नहीं, हम बिहार के नागरिक होते हैं भाई। एक देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा जो संस्कार है, हम जिस बिहार को जानते हैं, जिस बिहार में हम पले बढ़े हैं, हमारा संस्कार है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। बुजुर्गों सुनिए, पूरी बात को सुनिए पहले। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राज्य के नाम समर्पित कर दिया, जो जहाँ जितनी हमारी उम्र है, जब से हमें होश है, हमने नीतीश कुमार को यंग मैन के रूप में देखा और अब बुजुर्ग के रूप में देख रहे हैं। जब वो यंग मैन थे तब भी उनके द्वारा किए गए कार्य चर्चा में रहते थे, अब बुजुर्ग हो गए तब भी चर्चा में है। आज पिछले 20 साल से जो उन्होंने किया है, बिहार जिस हालत में था उस स्थिति से आज यहाँ तक लाए हैं। आज मैं खुद उदाहरण हूँ। हमें रोजगार किसके काल में मिला भाई? हम एक शिक्षक की भूमिका में हैं तो किसने दिया हमें? आखिर अगर ये
2.5 लाख 3 लाख शिक्षक का बहाली अभी नहीं होता तो मैं तो नहीं शिक्षक होता। तो इसमें ये सवाल, जहाँ तक मानसिक स्थिति का सवाल है, उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो कोई विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब उम्र के साथ हमारे यहाँ है कि भाई 75 साल की जो उम्र है, ऐसे भी संन्यास आश्रम का जो ये है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई उचित विकल्प नहीं मिलता है। नहीं तो आप उचित विकल्प नहीं मिलता है। 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ये दावा करती है कि भाई हम सबसे बड़े संगठन है, वहाँ आपके पास एक ऐसा चेहरा आप पिछले 20 साल में नहीं बना पाए जिसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। नहीं, बात चेहरे की नहीं है। जब हमारे पास सर्वोपरि चेहरा नीतीश कुमार उपलब्ध है, सर्वोपरि चेहरा आप हमें देखिए, आप हमें राजनीतिक पार्टी के रूप में ना देखें। आपका सवाल बिल्कुल राजनीतिक है। राजनीति के चर्चे पे पाटलिपुत्र में बैठिएगा तो चर्चा राजनीतिक ही होगा। हम पाटलिपुत्र की ही बात कर रहे हैं। हाँ, करिए। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए, बिंदुसार को गद्दी नहीं मिला। नहीं, एक मिनट, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी स्थान पे बिंदुसार को ग्रूम किया जा रहा था। आप मेरी पूरी बात समझिए। जिस समय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे, कोई डॉक्टर मोहन यादव कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहा था। जिस समय महाराष्ट्र में कोई नितिन गडकरी बड़ा हो रहा था, कोई ना कोई देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं बैठ करके ग्रूम हो रहा था। जिस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, उस समय कोई ना कोई योगी आदित्यनाथ किसी ना किसी गोरखपुर में काम कर रहा था। सुनिए, जिस समय वसुंधरा राजे राजस्थान में काम कर रही थी, कोई ना कोई भजन लाल शर्मा कहीं ना कहीं प्रदेश का उपाध्यक्ष बन करके काम कर रहा था। इतने बड़े संगठन में जो संघ की परंपरा रही है कि संगठन से लोग निकल करके आते हैं, आपके 13 करोड़ के लोगों में आपके पास संगठन में एक भी व्यक्ति ही नहीं है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई बीजेपी में और नीतीश जी के पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आगे इसका नेतृत्व कर सके? नहीं तो क्यों नहीं? आपको नेतृत्व भी नजर आ रहा है? दिख ही नहीं रहा है। नहीं, आप तो प्रशांत जी तो कह रहे हैं ना, तो आप तो उगलवाना चाहते हैं ना कि आप उस व्यक्ति का नाम लें। क्यों नहीं ले सकते? एक व्यक्ति हो तब ना, हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्वकर्ता का कमी थोड़े है इस राज्य में। ये कहना, ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए हमको 4 ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए भाजपा से जो बिहार में प्रोस्पेक्टेड मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं आने वाले वक्त में। और क्या एक सवाल देखिए, एक बात आप बताइए, आप इस देश के 21 राज्यों में शासन चला रहे हैं, हर जगह आप बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। बिहार में ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है कि आपको छोटा भाई, या यूं कहें कि आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं है कोई? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और तसल्ली से इसका जवाब लीजिएगा। हाँ, बहुत तसल्ली है हमारे पास। युवा है, थोड़ा जोश ज्यादा है आपके पास। देखिए, पहला सवाल जो आपका था, पहले उसका जवाब लीजिए। 4 बड़े चेहरे। हाँ, 4 बड़े चेहरे बताना ये राजनीतिक दल की मजबूरी हो सकती है। हम एक आम बिहारी के नाते ये कहना चाहते हैं कि हजारों चेहरे हैं और बीजेपी या जेडीयू जो है एक संगठित पार्टी है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का है कि बस मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे और प्रशांत किशोर का जेब का ये है कि जो बोल दिया वही हो गया। नहीं, आप तो उन्हीं का ये ले रहे हैं। 150 लोगों द्वारा मिल करके वो पार्टी चलाई जा रही है। क्या बात करते हैं 150 लोगों द्वारा? फिर हम आम लोगों से कहवाइएगा। हाँ, तो कहिए ना, क्या है उनकी हैसियत भाई? क्यों नहीं है? वो कहते हैं हम पार्टी के सदस्य ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने की सलाह देने वाला व्यक्ति है प्रशांत। अच्छा, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी तो ये करते थे उस समय, चपरासीगिरी करते थे। चपरासीगिरी नहीं करते थे, लेकिन तीसरे टर्म में अगर गुजरात में उनको जीत मिली तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका प्रशांत। 2 बार तो प्रशांत जी सपने में उनको जीत दिला दिए थे। 2 बार जीते थे, लेकिन तीसरी बार जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तीसरी बार भी मोदी अपने ही बल पर जीते। देखिए, नहीं है क्या ये सवाल राजनीतिक तौर पे बड़ा नहीं है कि 2012 में नरेंद्र मोदी अगर गुजरात का चुनाव हार जाते तो 2014 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नहीं बनते? देखिए, हम आपके हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की इतनी काबिलियत है क्या कि वो किसी को बना या बैठा सकते हैं? क्यों नहीं है? नहीं है। प्रशांत किशोर एक लोभी व्यक्ति है जो जहां अवसर देखते हैं। देखिए, आपदा में अवसर खोजना बहुत अच्छा से आता है इनको। ये आगे पीछे कर करके और कुछ अच्छी बातें कर करके और करीब जाने का प्रयास करते हैं कहीं भी। अब वहाँ घुसे तो
कुछ बात करने को भी मिल गया इनको। बात बताइए, जिस अच्छा तो इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है जहाँ उसके पे स्ट्रेटेजी में, जहाँ पे नगर का अध्यक्ष बनने के लिए भी लोगों को 10-10 साल पार्टी का झंडा ढोना पड़ता है, वहाँ प्रशांत किशोर एक दिन में आए और नरेंद्र मोदी के करीब चले गए और उनके सुझावकर्ता बन गए और देश के प्रधानमंत्री के पद। देखिए, सुझावकर्ता सलाहकर्ता बनना व्यक्तिगत ये पे है, कुछ आगे पीछे किए होंगे, नरेंद्र मोदी जी को लगा होगा कि नहीं ये व्यक्ति कुछ काम का लग रहा है, रख लिए, लेकिन जब उनको लगा तो वही भगा भी तो दिए। भगा कैसे दिए? क्या बात करते हैं, काहे नहीं रहे, काहे भागे? तो प्रधानमंत्री मोदी कभी खुल करके ये बात क्यों नहीं कहे कि हम इनको भगा रहे हैं? देखिए, वो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं कि वो इतना छोटा छोटा बात कहना नहीं चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर थोड़े हैं कि हर बात को ये करते रहे। अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्यों बनाया? यही आपने सही जगह आना पसंद किया है। देखिए, प्रशांत किशोर कितना लोभी हैं, देखते जाइए। मोदी जी से भागे तो सोचे कि अब विपक्ष का एक चेहरा नीतीश कुमार को बना दें, अब नीतीश जी के पास आ गए और नीतीश जी से सोचे कि इनका गद्दी अब हम ही को मिल जाएगा। ये तो आप हाइपोथेटिकली बात नहीं, क्या बात है, इनके बातों से झलकता है, हमेशा ये बात करते हैं। ये तो आपके नीतीश जी ने खुद कहा था कि हमारे उत्तराधिकारी हैं, ऑन रिकॉर्ड उत्तराधिकारी घोषित किया था। नीतीश कुमार हर बिहारी को अपना उत्तराधिकारी कहते हैं। नीतीश कुमार कोई समाजवादी व्यक्ति है और वैसे व्यक्ति नहीं कि वो वंशवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने बेटे को राजनीति में अलग कर दिए या किसी और को ला दिए। वो हर उस बिहारी को आगे करना चाहते हैं जो थोड़ा सामर्थ्य रखता हो इस लाइन में। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये व्यक्ति तो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करने के फेरा में है, तो उसको बाहर भी तो किए। बाहर किए या उन्होंने खुद पार्टी से इस्तीफा दिया? क्या बात करते हैं, ये सब चीज़ सामने नहीं आता है ना। प्रशांत किशोर हर जगह से भगाए ही जाते हैं। अभी ममता बनर्जी के यहाँ गए, तो भगाया नहीं गया। नहीं, वहाँ चुनाव जिताने गए ना। तो जिताए तो क्या बात करते हैं बिहार में आने के बाद तो उन्होंने खुद कहा कि मैं आज संन्यास ले रहा हूँ अपने जीवन और अब क्या कर रहा हूँ, अब खुद राजनीति करूंगा। नहीं, खुद राजनीति नहीं करूंगा, पैदल यात्रा करूंगा, लोगों से कहूंगा कि भाई आप अपनी व्यवस्था स्वयं। भाई देखिए, ये बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने में एक रॉबर्ट क्लाइव आया था देश में, बिल्कुल उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। भाई राजा बनना है तो आ जाओ, हमको पैसा दो, हम तुमको राजा बनाएंगे। पैसा ठगना इनका काम है। पहले मोदी जी से ठगे, जब उनको समझ में आ गया तो नीतीश जी को ठगे, फिर ममता बनर्जी को ठगे, और एक आध बात ऐसा ये कर देते हैं, ऐसा नैरेटिव के तो ये मास्टर है, कर देते हैं जिससे लगता है कि नहीं वास्तव में हमको जिताना चाहता है। आप देखिए, बंगाल में गए तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिए, और वही काम आकर के बिहार में करना शुरू किए। हज भवन का इनका बात याद कर लीजिए। क्या बात याद कर लीजिए, ये तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। सबको साथ लेके ये क्या चलेंगे भाई? का विरोध कर रहे हैं। कहाँ से विरोध कर रहे हैं? बिहार में जहाँ पिछले 20 साल में एक भी कम्युनल और ये नहीं हुआ, जहाँ इतने शांति से लोग रह रहे हैं, वहाँ आप मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को कैसे डराने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं, इनको कुछ नहीं में भारत सरकार की नीतियाँ या जो भी योजनाएं चल रही है, क्या बांट करके चल रही है कि आप उनको डराने का पास? कभी मोदी से डराते हैं और कहते हैं नहीं आपका असली डर योगी से है। आप कहाँ इशारा कर रहे हैं भाई? आप कहते हैं मुर्शिदाबाद में हमने मुसलमानों को समझाया और आपको अब समझाने आए हैं, यानी वहाँ दंगा कराया, बिहार में दंगा कराने की तैयारी है। देखिए, ये तो आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर बिहार में युवाओं को बगलाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आप बिहार तुष्टीकरण करें वो सही, आप सीता माता के मंदिर के विषय को राजनीतिक विषय बनाएं वो सही, आप राम मंदिर का आंदोलन चलाएं वो सही, तो क्या प्रशांत किशोर मुसलमानों की बात कर रहे हैं ये गलत है? देखिए, राम भारतीय आस्था का प्रतीक, राम भारतीय संस्कृति का प्रतीक, तो राम पर तो प्रश्न कीजिए ही नहीं। राम लोगों के रग रग में बसते हैं। रहा बात, जब राम की बात होती है तो फिर जानकी की बात क्यों नहीं होगी भाई? माता जानकी की भूमि बिहार की बात क्यों नहीं होगी? इसको आप राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? क्या माता जानकी का मंदिर बनाना? आपकी सरकार बिहार में है, माता जानकी का मंदिर क्या 20 साल में 2025 में ही याद आया, उससे पहले नहीं हो सकता था? देखिए, राज्य की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि सब चीज़ का काम का एक तरीका है ना। पहले यहाँ ज़रूरत था लॉ एंड ऑर्डर का, जब उसको ठीक किया गया तो ज़रूरत हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जब वो सही हो गया तो लोगों की रोज़गार की बात आई, बिहार के विकास की बात आई। आज बिहार भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य, अगर इसका ग्रोथ रेट देखा जाए तो 13.6 के आसपास है।
जो भारत के किसी भी राज्य से लेकिन ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे। अब ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय में हमारी बढ़ोतरी को देखिए ना। आप नीचे की बात करते हैं, हम शून्य से आज यहाँ हैं और शिखर की ओर जा रहे हैं, तो आप हमारे ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं। आप तुलना करने लगेगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से ज़्यादा है। हम बिहार की बात कर रहे हैं ना। बिहार बीमारू राज्यों में था, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था। आज वो किसी भी राज्य से मुकाबला की स्थिति में आ गया। आज बिहार में बाहर से आकर के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज बिहार में बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके बिहार में नहीं है। फिर वही बात, एक बड़ी इंडस्ट्री आपके बिहार में नहीं है। एक शुगर मिल आप दोबारा खड़ा कर नहीं पाए बिहार में पिछले 11 साल में। सवाल आपके ऊपर कम नहीं है। देखिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं इसका जवाब बड़ा कड़वा है। इस देश में नैतिकता का जो पतन हुआ है, और ये पतन हुआ है ऐसे ही छोटे बुद्धि के राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है। आप समाज के दृष्टा हैं, आपको लोग नेता मानता है, आप समाज के हीरो हैं, और आप जब इस तरह का आरोप लगाएंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, 7वां फेल 9वां फेल, तो कभी प्रधानमंत्री को गाली, कभी मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति पर चर्चा, आप कहाँ ले जा रहे हैं? और यही स्थिति है कि आज़ादी के बाद जब नेहरू जी नहीं, आप बात को पूरा होने दीजिए। जब आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इस देश का विकास किया, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने किया। आज़ादी के बाद 50 साल बीता। 50 साल में जो भी उद्योग स्थापित था, भाई जंग तो लगेगा, लेकिन उसके बाद हमारे देश में अस्थिर सरकारें रही, और अस्थिर सरकारें जो है उसको सही नहीं कर पाई। और जब सही नहीं कर पाई और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, वैसे समय में 90 का जो खाड़ी युद्ध हुआ, आप लोग तो नए हैं, आप लोग को तो कुछ पता है नहीं, प्रशांत किशोर को तो कुछ पता होगा नहीं, वैसे बातों पर तो चर्चा करते नहीं हैं। 90 में जब आर्थिक संकट आया, तो वैसे समय में बिहार में जो राज्य स्थापित हुआ, यहाँ भी जब क्राइसिस होता है तो संस्कार लुप्त होता है और लूटपाट का समय आ गया। वैसे में लोग कंपनियों को भी लूट गए। आप जिस शुगर मिल की बात करते हैं ना, जो लोग पहले से थे वो लगभग रिटायर होने लगे, और जो उसमें लोग लगे हुए थे, संस्कारों का ऐसा लुप हुआ कि लूटपाट करके उस कारखाने को ही ख़त्म कर दिए। अब जो 91 में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा, तो विनिवेश की नीति अपनाई गई। और विनिवेश की नीति में क्या हुआ तय कि जो भी हमारा बीमारू है, जो अब नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो उसमें हम FDI करना शुरू कर दिए। और भारत जो है राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया, सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, और इस अस्थिरता के बाद बिहार में जंगल राज का एक दौर आ गया। और उस दौर के बाद हम माइनस में चले गए, और वहाँ से आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं 13.6 था, तो आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं। खेतों में फसल लगाना मुश्किल था, आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर रहे हैं। तो आपने वो जमाना देखा नहीं ना भाई। आप लोग बात शुरू कर देते हैं एकदम आज दुनिया के पे। आपके पास लैंडलाइन फ़ोन है, ये नहीं था, आप एक ही बार 5G और 6G के फेरे में पड़ गए। आज जो भी है उसमें जो वर्तमान सरकार है उसकी बहुत बड़ा योगदान है, और देश में भी तरक्की हुआ है, राज्य में भी तरक्की हुआ है, और आज इंडस्ट्री भी लग रहा है। और आप बात कर रहे हैं, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन सा था? बिहार था। जब आप बंटवारा के बाद सारे औद्योगिक क्षेत्र जब झारखंड में चले गए, उसके बाद से हमारे यहाँ जंगल राज हो गया, तो कहाँ से बड़ा उद्योग होता? आप इस विषय पर तो चर्चा करते नहीं। आप लोग को दिखाई देता है वर्तमान। किसी की आलोचना करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। लेकिन आपके पास कोई रोड मैप तो है नहीं। कैसे नहीं है? क्या है आपके पास रोड मैप? आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि कल क्या हुआ, कल क्या नहीं हुआ। देखिए, इस तरह से देश नहीं चलता है। क्या नेहरू जी ने ये कहा होता कि भाई हमारे पहले तो 200 साल तक हम अंग्रेजों से गए गुजरे थे, तो क्या अब हम विकास करें? नहीं, तो ये सरकार थोड़े कर रही है आपको। क्यों नहीं कह रही है? हम देखिए, ये आपने ही ने शुरू में कहा है कि आज की जो मीडिया है सही ये नहीं दिखा रही है। जब आपको सही बात दिखाया गया, सच्चाई बताई गई, आईना दिखाया गया, तो आप राजनीति करने लगे। क्या आईना दिखाया गया?
जो सच्चाई है वो हमने रखा, तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। आधार से अलग हट के कैसे बात कीजिएगा भाई? आधारहीन बात कर रहे हैं आप लोग। हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं। नहीं। हमने देश का वो दौर भी देखा है, आप लोग नहीं देखे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब आरक्षण का ये आया और सामाजिक क्षेत्र में लोग, संक्रमण काल आया इस देश में, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। किस तरह से इस व्यवस्था को ये किया गया, कैसे लोगों में विश्वास पैदा किया गया। पंचायती राज आया तो कैसे सामाजिक न्याय हुआ, कैसे लोगों को एक साथ फिर बैठाया गया और समाज को कैसे एक साथ कर करके आज इस स्थिति तक लाया गया। आप लोग तो उस बारे में जानते नहीं हैं, और फिर उसी गर्त में भेजने की तैयारी हो रही है। फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर जाति जाति में तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग। हम ही पे उल्टा आरोप एकदम बिल्कुल। आज जो आप जिसका पक्ष ले रहे हैं, जनसुराज का, प्रशांत किशोर को क्या पता है भाई? अमेरिका में नौकरी किए जा करके, आप पढ़े लिखे और गए अमेरिका नौकरी करने, और नहीं और यहाँ आए तो राजनीतिक पार्टियों को लूटे और जनता को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता को लूटने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल राज स्थापित करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज नाम रखने से जनसुराज नहीं आ जाएगा। देखिए, आप बात करते हैं गरीबों की। आपने अपने राजनीतिक ये में क्राइटेरिया बना रखा है कि 21,000 रुपया जो देगा वही उम्मीदवार हो सकता है हमारे पार्टी का। नहीं, सुनिए बात भाई, इस राज्य में लोगों को दोनों वक्त खाने का अगर नहीं है जिसके पास, तो ये राज्य तो बनाया आप ही ने ना, आप ही की सरकार रही ना 20 साल। अब इस बात पे आप कैसे डिबेट करेंगे? नहीं, देखिए हम करेंगे ना डिबेट। आप 20 साल में हम 20 साल में लोगों को 21,000 लाइक बना दिए, वो आप लूटने आ गए। हम लोगों को 20 साल में 21,000 लाइक बना दिए, वो 21,000 अब ठगने आ गए। आप राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करने आए हैं कि आप वर्ग संघर्ष कराने आए हैं? ये कौन सी राजनीतिक मॉडल है भाई? ये पैसों से कौन सी राजनीति है? नहीं, आप जो प्रतिदिन 5,000 गाड़ी घुमा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, गरीबों का उत्थान कर देंगे, तो आपके ऊपर भी है ना। आप हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, क्या भाई मेरे ऊपर कैसे कीजिएगा? हम एक सामान्य शिक्षक हैं, पैदल चलते हैं। नहीं, आपकी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। हमारी कौन सी पार्टी है? नहीं, आप अच्छा काम करने के लिए तैयार हुए, हम आपके साथ भी हैं। हम किसी राजनीतिक दल के साथ की बात थोड़े कर रहे हैं। हमने सरकार वो अच्छा काम किया, उसका ये किए, बचाव किए। आप केवल आरोप लगाए, उसका जवाब दिए। हमको क्यों राजनीतिक ये साबित कर रहे हैं? हम भाजपा और आरजेडी और एनडीए का या राजद का हिस्सा थोड़े हैं, और कांग्रेस का या जेडीयू का। हम एक आम नागरिक हैं। चलिए, तो आम नागरिक हैं, तो आम नागरिकों का ही एक विषय चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और भारत के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, एमके स्टालिन भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग दक्षिण भारत से यहाँ आकर के और बिहार के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, कि भाई हम महिलाओं का डाटा पब्लिक नहीं कर सकते, माताएं बहनें हैं। इस विषय को किस दृष्टिकोण से देखता है बिहार? एक शिक्षक, एक प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति के तौर पे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल जायज है या नहीं? देखिए, आज अगर देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो कुशल नेतृत्व तो है देश के पास। देश बहुत आगे गया, लेकिन विपक्ष की भूमिका बड़ा नकारात्मक है। एक अच्छे विपक्ष की बहुत ज़रूरत है इस देश को। नहीं, आप राहुल गांधी कहीं ना कहीं अच्छे विपक्ष के रूप में फेलियर रहे हैं हमारे हिसाब से। आज मुद्दा देखिए, मुद्दों की जहाँ तक बात है, आप सरकार के नीतियों का विरोध कर सकते हैं, एक अच्छा मॉड्यूल पेश कर सकते हैं, कैसे बिहार का भला होगा इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप जो मुद्दा लाए हैं, वोटर को पुनर्जो ये किया गया, हम उसका हिस्सा रहे हैं। हम लोग घर घर गए हैं। हम लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं काटा है जो उपस्थित, जो गुजर गए। अब 20 साल में जो गुजर गए उनका नाम तो कटेगा ही। अब जब हम लोग गांव में सर्वे करने गए और गांव में व्यक्ति रह रहे हैं 500-600 और वोटर लिस्ट में है 900, तो उस गांव में क्या होगा भाई? तो 65 लाख मजदूर बिहार के बाहर रह रहे हैं, उनका नाम आप लोग काट कर आप ना ये कह रहे हैं कि 65 लाख, उनको लाइए ना 65 लाख मजदूर का। तो यानी अब एक बात बताइए, नहीं, ये विपक्ष के सवाल को सुनिए पहले। 2024 में मोदी जी का चुनाव हुआ,
उस समय वोटर पुनरीक्षण नहीं ना हो रहा था। नहीं, क्यों नहीं हुआ उस समय? ये सवाल आप इलेक्शन कमीशन से कीजिए। ये उसका क्या ये इलेक्शन कमीशन से हो रहा सवाल, इसको आप सही मानते हैं? देखिए, एक संवैधानिक निकाय है और 20 साल के बाद ये काम हो रहा है। देखिए नहीं, देखिए, हम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते हैं। ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, ये गलत है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है, ये प्रशांत जी ने भी कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। एट द सेम टाइम नागरिकता तय करने का कभी भी आपको अधिकार नहीं रहा है, और आप कैसे कह रहे हैं कि बाकी के लोग घुसपैठिए हैं? सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या बिहार की जनता को घुसपैठिया बोल रहे हैं? देखिए, और आपकी सरकार रहते घुसपैठिया कैसे आ रहे हैं? आपने बात फिर वही पार्टी का लाए, जनसुराज लाए, आप प्रशांत किशोर की बात लाए। प्रशांत किशोर बंगाल में क्या किए हैं जग जाहिर है। क्या किए हैं? बंगाल में का चुनाव, बंगाल सब लोग जान रहे हैं कि बंगाल आज दूसरा कश्मीर बना हुआ है। बंगाल में कितने बांग्लादेशी आए हुए हैं, असम में कितने बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और आप बिहार के भी सीमावर्ती राज्यों में वही किए हैं। और इसीलिए आप लोग इस मुद्दा को ज़्यादा ये तुम दे रहे हैं। आप नहीं, आप जनसुराज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात कर रहा हूँ। आप हिंदू मुस्लिम इसीलिए कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं। भाई, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक है, उसका नागरिकता कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उसको वोटर लिस्ट से वंचित कैसे किया जा सकता है? तो यही बात तो ये कर रहे हैं। नहीं भाई, तो आप इसके लिए बीएलओ से लेकर के उच्च पदाधिकारी तक हैं, लोग अपना अधिकार स्वयं ले लेंगे। आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है वो, और यही बात है तो उन लोगों के पुनः ये करने का काम कीजिए, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने का काम कीजिए, और अगर पाया जाता है तो कटघरे में खड़ा कीजिए। एक भी व्यक्ति तो आप ला नहीं पाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक इसी बीच में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा, हम सब ने बड़ा ध्यान से देखा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मंच से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं? इसको इस कंटेक्स्ट में भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 2024 में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम आपको दुल्हा बनाने के लिए तैयार हैं, आप बस बारात निकालने का तैयारी कीजिए, आपकी मम्मी से भी हम बात कर लेंगे। इस बयान के बाद तेजस्वी यादव को ओपनली मुख्यमंत्री का कैंडिडेट न घोषित करना, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा, और इंडिया गठबंधन को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव कितने बड़े फैक्टर हैं बिहार के चुनाव में, जब प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई हम तो अर्श पे होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी सेकंड कंटेंडर है, जेडीयू 25 सीटों से कम लेकर के आएगी, और तीसरे स्थान पे आरजेडी और उसका गठबंधन रहेगा। तो उस स्थिति में आप कहाँ देखते हैं राजद को, कहाँ देखते हैं तेजस्वी यादव को, और कहाँ कितना महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव का फैक्टर है? देखिए, अपने यहाँ कहावत है, अपने मुँह मियाँ मिठू। तो प्रशांत किशोर जुमा 3 दिन से घूम रहे हैं, तो अपने मुँह मियाँ मिठू बने हुए हैं। 3 दिन से नहीं, 3 साल से। भाई, 3 साल से बिहार के राजनीति के लिए 3 साल कोई समय नहीं। क्यों नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए, जो अपना पूरा जीवन काल खपा दिया, कौन? उस पर आप आलोचना करने चले हैं? नीतीश कुमार, आप उस पर आलोचना कर रहे हैं। प्रश्न आपसे तेजस्वी पे था, हम वो उसी पर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल नहीं था। पहले आपने लालू जी का नाम लिया, तो राहुल जी का नाम लिया। राहुल जी लालू जी नहीं हो सकते हैं ना। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। राहुल जी का कोई वैसा योगदान देश के राजनीति में नहीं है। उनका योगदान सिर्फ यही है कि वो राजीव जी के बच्चे हैं, और अगर वो उतना सामर्थ्य रखते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती, एक अच्छा विपक्ष हमारे सामने होता। तेजस्वी जी लालू जी के बच्चे हैं, कुछ तो उनके गुण उनमें होंगे ही। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी में राजीव जी के नहीं है ना, वो दिख रहा है ना। तेजस्वी तो साबित किया ना भाई, उप मुख्यमंत्री रहे ना राज्य के। राहुल जी किसी पर आज नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन भूमिका में उतने सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आज मोदी जी का सरकार ही नहीं रहता। पिछली बार ही ये आ जाते अगर इनमें सामर्थ्य होता तो। ये तो अपनी गलतियों से ही बीजेपी का सरकार बन रहा है, अगर आम नागरिक के रूप में हमसे पूछ रहे हैं। खैर, आम सोशल मीडिया पे इस बात की बहुत चर्चा भी रहती है कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। हाँ, हैं। जहां ये प्रचार कर देंगे वहां भाजपा जरूर जीतेगी। लेकिन पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। तो आप लालू जी से तुलना जो कर दिए राहुल जी का, ये तो बिल्कुल कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का। अच्छा, मतलब लालू जी राजा लालू जी
बिहार के राजनीति के एक स्तंभ है। जिस व्यक्ति पे आरोप लगा हो चारा घोटाला का और कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड घोषित किया हो, जिस व्यक्ति के दौर में भूरा बाल साफ करो का नारा चला हो और सवर्णों को टारगेट किया गया हो, जिस दौर में संघ को समाप्त करने के लिए तथाकथित तौर पे एक साजिश और षड्यंत्र चला हो लालू जी के नेतृत्व में, लालू यादव सामाजिक न्याय का पुरोधा है। देखिए, लालू जी पिछड़ों का आवाज बने। लालू जी के गवर्नेंस में दिक्कत हो सकता है। लालू जी जब आए तो बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, लोगों को न्याय मिला अपहरण के रूप में। अगर ये बातें नहीं होती, अगर जंगल राज से नवाजा नहीं जाता उस घटना को, अगर ये घटनाएं नहीं हुई होती तो आज उनके बच्चे को तरसना पड़ता इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए। आरजेडी आज सत्ता में नहीं होती। तो फिर सामाजिक न्याय के धनी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उनका एक, देखिए, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का कई पहलू होता है। तो लालू जी के राजनीतिक कैरियर का एक उचित पक्ष ये है कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया। बच्चे जब लालू जी उड़ते थे तो ललुआ आ रहा है बच्चे भी कहते थे, तो उनका एक अलग हवा था। आज जैसे नरेंद्र मोदी का क्रेज है वैसे लालू जी का क्रेज था। लेकिन जब लालू जी चारा घोटाला में फंसे, कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो राज्य का कमान किसके हाथ में आया? राबड़ी जी के हाथ में। राबड़ी जी के हाथ में आने के बाद सत्ता की जो पकड़ थी कुछ ढीली हो गई और कुछ ऐसे लोग आ गए, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता कह लीजिए या माफिया किस्म के लोग कह लीजिए, माफियाओं को पनपने का मौका मिला और वही लोग इस जंगल राज के लिए असली जिम्मेवार। ये अलग चीज़ है कि लालू जी उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, जिसका खाजियामा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। और आज कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी उसका खाजियामा भुगतना पड़ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। उनका 1.5 साल 2 साल का जो शासनकाल बीच में आया भी, तो राज्य की जो स्थिति हुई, लोगों में जो डर दिखाया गया, वो डर लाजमी था। तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी को भी खाजियामा भुगतना पड़ रहा है तो उसी जंगल राज का और उसी चीज़ का, तो वो अलग विषय है। अगर उस चीज़ को दूर कर लें तो ये भी दौड़ में होंगे। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, जहाँ तक प्रशांत किशोर का बात है, तो भाई लड़ाई जो है, लड़ाई आरजेडी और बीजेपी गठबंधन के बीच में है। कांग्रेस के यहाँ कोई वजूद नहीं है, आरजेडी के साथ है वो। तो आरजेडी के साथ और भी कई पार्टियां हैं, सब लोग मिल के लड़ेगा, विपक्ष वही है। कहाँ देखते हैं बिहार के चुनावों को इस समय? अगर 31 अगस्त 2025 में हम लोग बात करें, आज भी कितनी सीटें 243 में आप किसको देखते हैं? आप सीटों के हिसाब से बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध चेहरा अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो बिहार में कोई एक व्यक्ति बताइए जो आज भी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सबसे प्रसिद्ध है। हाँ। तेजस्वी यादव का क्या क्रेज है? तेजस्वी यादव का क्रेज जितना था उतना बरकरार है। कितना था? 20-22% उनका था, वो अभी भी है। प्रशांत किशोर को हम कहीं नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? सोशल मीडिया पे देखिए। सोशल मीडिया देखिए, यही तो है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो बच्चे हैं, जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना रीच बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं और उनको कुछ दाना भी मिल जा रहा है, तो नए लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसके चक्कर में वो उनका बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का असलियत तो रोज आ रहा है सामने, उनके बयानों से कथनी और करनी उनका सामने आ रहा है। और आगे अभी माहौल गर्म होने दीजिए, अभी तो प्रतिकार हो ही नहीं रहा है, अभी तो रोज वो किस्त जारी कर रहे हैं। जब उनके ऊपर किस्त जारी होगा और उन चीज़ों को कैसे देखेंगे तब पता चलेगा। बात युवाओं की करते हैं, बुजुर्गों का टीम तैयार करके रखे हुए हैं। मेरे को एक सवाल का आप जवाब दीजिए, प्रशांत किशोर जी में आपको एक भी अच्छाई नजर नहीं आती है? भाई देखिए, व्यक्ति के रूप में वो आदमी अगर काबिल, हमारे नज़र में वो काबिल नहीं, धूर्त है और अपनी धूर्तता संयुक्त राष्ट्र संघ से यहाँ तक ये किया और अब जनता के बीच में भी वही धूर्तता का ये परिचय देना शुरू किया। बिहार की बात किया आपने, उसको धूर्त कह दिया। बिहार की बात पहली बार कैसे हुआ भाई? आप बगलाने का काम कर रहे हैं, आप बिहार का बात कर ही नहीं रहे हैं। बिहार का बात आपको करना होता तो सॉल्यूशन बेस्ड राजनीति करते। 5 सॉल्यूशन दिए, बच्चों के लिए स्कूल्स बनाएंगे, युवाओं को 15,000 का रोजगार देंगे, महिलाओं को ऋण देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे। तब आपकी सरकार ने 400 से 1100 पेंशन। उन्हीं 5 पर आ जाते हैं। क्या बिहार में स्कूल नहीं है?
बिहार में स्कूल है, लेकिन क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं है? बिहार के शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर ये भी तो है कि बच्चे स्कूलों से गायब है, शिक्षक पढ़ाते नहीं है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? शिक्षक पढ़ाते नहीं, एक शिक्षक के सामने ये बात कर रहे हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है? किस स्कूल में बिहार की पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, आप कैमरा लेकर के जाइए, लाइव दिखाइए, किस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? कहाँ नहीं पढ़ाई होता है? प्रशांत किशोर के मुंह में पढ़ाई नहीं होता होगा, वो नवोदय विद्यालय बनाएंगे। केवल सपना दिखाने से नहीं होता है। आज बिहार में शिक्षा एक बड़ा विषय है कि नहीं? रोजगार एक विषय है, तो क्या बिहार में उतने उचित रोजगार मौजूद हैं कि बिहार के बेरोजगारी दर को खत्म किया जा सकता? क्योंकि आप बेरोजगारी दर में तो देश में सबसे नीचे से टॉप में है। वो देखिए भाई, हम तो हर चीज में टॉप में हैं। किसी भी राज्य का ग्रोथ रेट अगर 22 से 24% हो जाए, वहाँ का पूंजी निर्माण दर 22 से 24% हो जाए, तो विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। आज 13.6 हैं हम। आप उसके लिए प्रयास कीजिए। क्या है आपके पास रोड मैप भाई? आप रोजगार की बात करते हैं, जो ऑलरेडी कहीं देखिए, बिहार भारत से अलग नहीं ना है। भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। अच्छा, तो जो लोग हमारे बाहर जाकर नहीं, पहले सुनिए बात को, पहले बात नहीं, हम सुनेंगे, पहले बात पूरा होने दीजिए। नहीं, बात पूरा होने दीजिए। गुजरात में फैक्ट्री लगाइएगा, बिहार का लड़का पहले बात पूरा होने। देखिए, यही राजनीति, यही तो धूर्तता है। आप बात को नहीं, आप बात बोलने नहीं देते हैं। पहले पूरा सुनने का आदि रखिए, फिर बात कहिए। जब भारत का विकास होगा तो क्या बिहार का विकास नहीं होगा? पैसे कहाँ से आते हैं? आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट हुआ, क्या बिहार के पैसों से हो गया? तो आप बिहार के लोगों को नाकाबिल बता रहे हैं। आप पहले सुनने का प्रयास कीजिए। बिहार के लोगों को नाकाबिल नहीं बता रहे हैं। आप केंद्र से पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो केंद्र बढ़ेगा तब। नहीं, बात को पूरा होने दीजिए। नहीं, आंकड़ों की बात नहीं, आंकड़ों की बात ही नहीं, हम सुनेंगे नहीं। 100 लोग आप भारत में रहते नहीं, बात देखिए, आपको चुभने लगा तो आप प्रश्न बदल दीजिए। आप प्रश्न नहीं बदल सकते। अर्थशास्त्री के तौर पे क्या जवाब? नहीं, पहले अर्थशास्त्री का सुन लीजिए पूरा। नहीं, आप हमारा बात पूरा होने दीजिए। पहले सुनिए। कैसे सुन लेंगे? आपका सवाल पड़ेगा। आप सवाल किए, उसका जवाब लीजिए। नहीं, यही दिक्कत है प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों में। भारत में नहीं, प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों में और विपक्ष में ही। नहीं, ये समस्या है। आवाज दबाने की आदत रह गई है। बिहार की आवाज नहीं दबाई जा रही। आदमी विपक्ष में प्रदर्शन करता है, आप लाठी चलवा देते हैं। नहीं, ये फिर सवाल बदल रहे हैं। पहले इकोनॉमी पे सुन लीजिए। सुनिए, नहीं, सवाल से भागे नहीं। आप अपने सवाल करके अपने सवाल से भाग रहे हैं। देखिए, बिहार के लोग, बिहार जो है हर राज्य का अपने अपने एक ये है। बिहार कृषि प्रधान है, लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या है। तो हमारे यहाँ का जो ये है, हम बाढ़ का समाधान कहीं नहीं कर दिया। आप पहले एक सवाल का जवाब होने दीजिए ना, अगला सवाल कीजिएगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह गए नहीं हैं, बल्कि हमारा निर्यात ही यही है। हमारे आय का मुख्य स्रोत है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग जा करके अपनी सेवाएं दे करके उसके बदले ये करते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, आपने भी स्वीकार किया इस चीज़ को। तो हम लोग दूसरों को फैक्ट्रियों में काम नहीं करते हैं, सेवा देते हैं। उसके बदले हमको जो मिलता है उससे हमारा विकास हो रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। तो हम अच्छे अवसर की तलाश में बाहर गए हैं। भाई, दिल्ली का लोग अमेरिका जा सकता है, तो पटना का लोग हरियाणा और पंजाब और दिल्ली क्यों नहीं जा सकता है? बिहार के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? जा करके वहाँ झापड़ खाएगा। झापड़ मारने का औकात किसका है भाई? महाराष्ट्र में नहीं, ये यहाँ इस सवाल का जवाब कड़वा है। सुनने का आदत रखिए। प्रशांत किशोर ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें आत्मगौरव का बोध होना चाहिए। बिहारियों को जरूरत है आत्मगौरव का, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने का। ये जो हम पीला गमछी, लाल गमछी और हरा गमछी ओढ़ ले रहे हैं, माई बाप कर रहे हैं, ये जो हम अपने अंदर में दुर्भावना पाल लिए हैं, हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। न बुद्धि ज़्यादा है, न पैसा ज़्यादा है, लेकिन हम दीनहीन बन गए हैं। हमारे अंदर गरीबी का मानसिकता घुस गया है, और ये मानसिकता दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं, ये आप और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप आत्मगौरव का भाव नहीं पढ़ रहे हैं। आज आत्मगौरव का भाव है। रहते हैं तो 13 बिहार की आबादी है, 100 रुपया भारत का बजट है, 6 रुपया बिहार का बजट है। देखिए, 16 लाख करोड़ रुपए आपने बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ बिहार का पिछले 9 साल का मिला के बजट नहीं है। बिहार के बड़े उद्योगपति नहीं हैं। बिहार से ही संप्रदा सिंह निकले हैं ना, बिहार का ही एल्कम कंपनी है ना। है तो ठीक है। अब देखिए,
वो बिहार से बाहर जाकर के कंपनी खड़ा कर दिए। बिहार में क्यों नहीं कर पाए भाई? बिहार में कभी वैसी विधि व्यवस्था रही नहीं। देखिए अब तो बना है। आप जिस क्षेत्र में, आज हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, पटना में, बिहटा क्षेत्र में, आप देखिए तरक्की नहीं हो रहा है। कितना फैक्ट्री लग गया, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। 100 से कम फैक्ट्री नहीं है। आप गुड़गांव बना दिए आप बिहटा को, और आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो गुड़गांव इसके आगे फेल हो जाएगा, क्योंकि गुड़गांव को जितना बनना था हो गया, लेकिन बिहटा को गुड़गांव बनना है। आप बिहार में जब तरक्की हो रहा है तो नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिए। आज जब रोजगार की बात हो रही है, लोगों को बेहतर रोजगार दिया जा रहा है, आप 12,000 15,000 के रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ 50,000 का नौकरी मिल गया, 60,000 की नौकरी मिल गया लोगों को, और मजदूर फिर भी 3,000 नहीं कमा पा रहे हैं महीने का। क्या बात करते हैं, मजदूर 3,000 नहीं कमा पा रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा कहता है। क्या? हाँ, कौन सा आंकड़ा आप बात करते हैं भाई? किस आंकड़े की बात करते हैं आप बिहार में भी आप जब आरजेडी की सरकार थी, तब आर्थिक सर्वे हुआ। राहुल गांधी भी उसमें ये में थे। जब पूरे राज्य में सर्वे कराया गया, लोग, यहाँ के लोगों को आदत पड़ गया है अपने को गरीब बताने का। आप पहले सुनने का ये कीजिए। आपकी सरकार के फेलियर से आप चुप हो जाते हैं। नहीं फेलियर चुप हो जाते हैं। 3 दिन में इनका पुल गिर जाता है। बनता पहले एक सवाल खत्म नहीं एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा सवाल आप ये कर देते हैं। क्लॉक टावर गिर जाता है। पहले गांधी सेतु पर एक पुल हुआ करता था, आज कितने पुल है आपके यहाँ? और पुल गिरने का घटना तो पूरे देश में हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का फेलियर है। उन पर कार्रवाई हो रही है। पहले ही शब्द में हमने कहा कि आज जो है नैतिकता का इतना गिरावट हो चुका है, राजनीति से लेकर के व्यक्ति तक में, उसका ये परिणाम है। मैंने पहले ही कहा कि ज़रूरत उस बात का है कि नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, नैतिक शिक्षा को जोड़ा दिया जाए। शिक्षा में कमी नहीं है, नैतिकता का कमी है। आज पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे की बात करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं आज बड़े बड़े अफसर पकड़े जा रहे हैं, उनके यहाँ रेड करो करोड़ों पकड़े जा रहे हैं। क्या है भाई? ये नैतिकता का गिरावट है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक नहीं है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण नैतिकता का अभाव है, और उस नैतिकता को जगाने का जरूरत है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से होगा। जो इच्छा शक्ति प्रशांत किशोर में नहीं दिखाई दे रहा है, जो इच्छा शक्ति हमें तेजस्वी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार ने किया है, और अभी जब तक स्वस्थ हैं उनको करने दिया जाएगा। यही बिहार की जनता की राय है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। कितनी सीटें भाजपा के गठबंधन को आप देख सकते हैं? 140 प्लस। राजद गठबंधन 100 के करीब। जनसुराज 1-2, सिर्फ 1-2 आ जाए तो भगवान जाने। मतलब खाता भी नहीं खुलेगा? हो सकता है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा। आपकी गलत फहमी है ये, आपकी गलत फहमी है। फिर वो राजनीतिक सेटिंग कर लेंगे। एक व्यक्ति जीत ही जाए तो क्या हो जाएगा? प्रशांत किशोर जनसुराज के हैं ऑफिशियली, तो अभी तक कहा नहीं उन्होंने। हो सकता है पैसा लेकर कैंपेन चला रहे हों, इस बात की क्या गारंटी है? कहते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी मेरी है। पार्टी तो सब और उनके अलावा किसी को नहीं। और जनसुराज के बारे में बोलने का, ये लालू जी की पार्टी थोड़ी है कि हम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपनी बीवी को नहीं बनाएंगे। जनसुराज में प्रशांत जी का रोल क्या है भाई? प्रचारक का सबसे बड़े प्रचारक है वो, सबसे बड़े सूत्रधार। अच्छा, इस सूत्रधार शब्द एक नया, देखिए यही ना बोले, ये मैनेजमेंट किए हुए लोग हैं। पब्लिक बोइंग हमको लगता नहीं ना है, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं ना, हमने तो लोगों को पढ़ाया है। ये पब्लिक बोइंग है। देखिए अर्थशास्त्र में गिफेन वस्तु की कल्पना की गई है, अति निम्न कोटि का वस्तु। अच्छा, अब बिहार की राजनीति को छोड़ते हैं, अर्थशास्त्र पे अंतिम कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पे SCO समिट में गए हैं, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में गए हैं। वहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत हुई, 4 सूत्रीय एजेंडे पे वहाँ पे बात भी बनी है। कैसे देखते हैं भारत अमेरिका के बीच बिगड़ते हुए संबंधों को, टैरिफ के वॉर को, ट्रंप के भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को, पुतिन, भारत और चीन की भूमिका? क्या प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो कल थे वो आज हैं, और आगे भी वो कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि उनका निर्माण बहुत मजबूत है। उनका नैतिक पतन नहीं हुआ। जहाँ तक भारत का सवाल है, एकदम से ये सोच लेना
कि 3 देशों का गठबंधन हो गया और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया और भारत को इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ये सोचना गलत है। विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, अमेरिका विश्व पर अकेले दादागिरी करना चाहता था, एक वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय से अमेरिका के लोग भी अस्वस्थ हैं। उनका भी मानना है कि अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार चुका है और इसका खाजियामा दीर्घकाल में अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसके पीछे जिस तरह से भारत में विपक्ष कमज़ोर होने के कारण मोदी मजबूत रहे, उसी तरह से दुनिया में अमेरिका की कमजोरी दुनिया को अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर ले जाए। और भारत की भूमिका क्या है उस वर्ल्ड ऑर्डर में? भारत की भूमिका एक निर्णायक ही है, मजबूत भूमिका है। जरूरत इस बात का है कि अपने राष्ट्रीय हितों को पकड़े रहें और मोदी इस खेल में माहिर है। 5 साल पहले गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे इतने सैनिक मारे गए और तत्पश्चात चीन के साथ हाथ मिलाना, क्या ये भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ है या ये अपने तौर पे अपने राष्ट्रीय हितों के साथ ही समझौता कर लेना? देखिए, जिस देश की अपनी नीति प्रारंभ से रही है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। परिवार में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार मान लिए नहीं, पूरा परिवार मानना पड़ेगा ना। आज ग्लोबल वर्ल्ड में आप नहीं रह सकते अलग थलग। तो क्या भारत और पाकिस्तान नहीं, देखिए, जहाँ तक डिस्प्यूटेड, सवाल देखिए, ये दोहरी नीति है। नहीं, दोहरी नीति नहीं है। जहाँ तक डिस्प्यूटेड मामलों का बात है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 ही नीति हो सकती है ना, कि हम बिल्कुल अलग थलग रह जाएं तो हम कमजोर हो जाएंगे, या फिर टैरिफ बार हम नहीं टैरिफ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए, या फिर हम स्वदेशी के माध्यम से। आज चाइना की क्या स्थिति है? चाइना पूरे वर्ल्ड में, देखिए, कोई भी देश, चाहे चाइना हो, रूस हो या भारत हो, सभी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बल पर इकट्ठा हो रहे हैं। चाइना जो देश है, उसका अपना यह है कि वो, उसकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट बेस है, वो अगर निर्यात नहीं करेगा तो उसका खत्म हो जाएगा। भारत सेल्फ मेड इकोनॉमी है, इसका उत्पादन के साथ साथ कंज्यूमर भी इसके यहाँ है। दुनिया इसके सामने ये नतमस्तक इसलिए होती है कि सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया के पास है। तो चाइना अगर मेरी ओर झुका है, कुछ अपने शर्तों में ढीलापन लाया है, तो उसके पीछे वो भारत के मार्केट को देख रहा है। अब हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम भी कितना माल अपना चाइना को भी बेच पाए, जो करने में आज तक हम अक्षम रहे हैं। तो जो काम हम अक्षम रहे हैं, क्या आगे भी अक्षम रहेंगे? तो उसी का एक प्रयास नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। प्रयास का सराहना होना चाहिए। अगर हम इकोनॉमी में रुक जाएं आज, तो अलग थलग पड़ जाएंगे। तो ये कहना कि आज पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हो गया, आज चाइना के साथ झगड़ा हो गया, 1962 के बाद चाइना हमारे ऊपर वार नहीं किया। तो विस्तारवादी नीति जो चाइना की रही है दूसरे देशों के साथ, भारत के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर की नीति रही है, या उसको ये एहसास होगा कि भारत भी ताकतवर देश है, इसके साथ ये होना ठीक नहीं है। अब कोई छुटपुट घटनाएं जो हुई है, तो उस पर भी बात हो रहा है ना भाई, उस पर सैनिक स्तर पर बात हो रहा है, उस पर जो बात चल रहा है। लेकिन इकोनॉमिक स्तर पर अगर हम बात को बंद कर देते हैं, तो ये आगे के लिए बढ़िया नहीं। अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये बुद्धिमानी है। और एट द सेम टाइम देखिए, एक जो तस्वीर बड़े चर्चा का विषय बन रही है, और बाएं हाथ से लिखने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय बन रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दाईं ओर खड़े थे और बाईं ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी के बगल में खड़े थे हमारे सबसे करीबी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान का एक मंच पे आना और बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना, पहलगाम हमला होना, ऑपरेशन सिंदूर होना, सिंधु नदी समझौते को रद्द करना, इन ग्लोबल परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध इतने खटास भरे हैं, और उसी समय भारत का ये बात स्वीकार कर लेना कि हम एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, ये बहुत चर्चा का विषय रहा बीते दिनों। एक अर्थशास्त्री के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे और संघ के स्वयंसेवक के तौर पे किस निगाह से देखते हैं इस घटना का? देखिए, क्या इस बात का समर्थन करते हैं आप? खेल के प्रशंसक के रूप में हम इसको उचित मानते हैं। खेल अलग है, और किसी के साथ अगर झंझट है
तो अस्थाई झंझट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। तो खेल को रोकना उचित हम नहीं मानते। देखिए, खेल रुक जाने से क्या है कि वो और घाव गहरा होते जाता है। उनके साथ पानी का संबंध भी नहीं रखना चाहते, उनके साथ देखिए बता रहे हैं, आप जब हमें आंख दिखाएंगे तो हम भी आंख दिखाएंगे, लेकिन जब एक बार हम लड़ लिए, आज आप जो सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को ये किया, ये सिर्फ पाकिस्तान का हार नहीं था ना। हम सिर्फ अटैक पाकिस्तान पर नहीं किए, पूरी उस व्यवस्था पर किए जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते थे। पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध में नुकसान किसका हुआ? ऑपरेशन सिंदूर से तो नुकसान भारत सरकार का हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष ने सवाल उठाया कि ट्रंप के कॉल के बाद नरेंद्र सरेंडर। देखिए देखिए विपक्ष वाले विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया था कि क्या इसका ऑपरेशन सिंदूर का भारत को फायदा होगा, और क्या जब सिंधु नदी का पानी भी हमने रोक दिया तो क्रिकेट खेलना उचित है? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा, खेल प्रेमी के रूप में क्रिकेट खेलना उचित है, लेकिन अब युद्ध का माहौल सब दिन बनाए रखिएगा तो आगे फिर नहीं देख पाएगा। लेकिन मोदी जी का नुकसान तो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऐसा लोग कहते हैं। एक अलग नैरेटिव फैलाया गया विपक्ष के द्वारा फैलाया गया। आप आज भी जीत मानते हैं? आप देखिए, पूरी दुनिया आज अमेरिका क्यों नाखुश है आपसे भाई? अमेरिका के नाखुशी का कारण यही तो है कि उसके हथियार मारे गए। ये बात तो सही है, इस पे तो मेरा विचार भी है। अमेरिका का नाखुशी का ही कारण है। ट्रंप का नाखुशी का क्या कारण है भाई? उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए था। जेट्स मार के अगर आप किसी का गिरा देंगे तो उनका तो पूरा बिजनेस ही तहस नहस हो गया था। वो उनका हथियार 26% बिकना बंद हो गया, चाइना का 24% हथियार बिकना बंद हो गया। आज उनकी मजबूरी हो गई भारत के साथ रक्षा के मामले पे इस देश की सरकार के साथ हम सभी को खड़ा होना चाहिए। ये मैंने तब भी कहा था, अब भी कहता हूँ। पार्टियां हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र के सबसे बड़े कार्यकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको इस देश ने ही 2024 में चुना है। और अगर देश की जनता मूर्ख नहीं है तो प्रधानमंत्री भी मूर्ख नहीं है। अगर देश की जनता काबिल है तो इस देश का प्रधानमंत्री भी काबिल है, क्योंकि काबिल लोगों ने ही उन्हें दायित्व में तीसरी बार बैठाया है। और मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर कि इस देश के किसी भी राजनेता के ऊपर लोग सवाल उठा सकते हैं, मैं खुद उठा सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैंने काम किया है और मैं उस व्यक्ति को इतने बढ़िया से जानता हूँ कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी माई के लाल ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने झुका दें। जो आदमी आतंक ग्रसित लाल चौक पे जाके 1990 के दौर में झंडा फहरा सकता है भारत का, वो किसी भी देश में घुस के भारत का झंडा फहरा सकता है और ट्रंप की छाती पे भी फहरा सकता है। तो टैरिफ वॉर में ट्रंप चाहे जो कर लें, नरेंद्र मोदी उनको छोड़ेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी ने संघ के स्वयंसेवक के तौर पे देश की घाट घाट का पानी पिया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है काशी का सबसे बड़ा मान है, खैर वो कहावत यहाँ कहा नहीं जा सकता, तो फिर भी काशी से वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन करके गए हैं। और काशी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है और मोक्ष भूमि भी है। जो कहीं का नहीं होता वो काशी का तो हो ही जाता है। ट्रंप ज्यादा तेज बनेंगे तो काशी में उनका पिंडदान करना पड़ेगा। और काशी से प्रधानमंत्री मोदी चुन के गए हैं तो बाबा विश्वनाथ पे भरोसा रखना चाहिए। बाबा विश्वनाथ की बात निकली है तो अंतिम प्रश्न परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के व्याख्यान माला के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि अयोध्या स्वयंसेवक गए थे और किसी जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मैं नहीं कहता, संघ नहीं जाएगा, मथुरा और काशी लेंगे, स्वयंसेवक जा सकते हैं, संघ नहीं जाएगा लेकिन स्वयंसेवक जा सकते हैं। किस निगाह से देखते हैं इस बयान को? बहुत जल्दी से हम लोग करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में हम नहीं चाहेंगे कि राष्ट्र उस दौर में जाए जो 90 का दशक था। आखिर फैसला कोर्ट से ही हुआ, न्यायालय से हुआ, समय पे छोड़ दिया जाए, न्यायालय पे छोड़ दिया जाए, जो होगा अच्छा। पूजनीय सरसंघ चालक के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? न विरोध करता हूँ न समर्थन करता हूँ। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि देखिए, आस्था का प्रतीक है। काशी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर, ये कोर्ट को तय करने दीजिए। ये देश संविधान से चलता है। एक जन्मभूमि है, एक विश्वास भूमि है। देखिए, काशी हमारे लिए आस्था का विषय है
और मथुरा? मथुरा भी आस्था का विषय है। क्या वो वापस चाहिए? गया कहाँ है भाई? गया तो है, नहीं, मस्जिद बना दिया गया तो गया तो है। देखिए, इतिहास के किसी काल खंड में अगर गलतियां हुई हैं तो सुधारा तो जाना चाहिए। हम समाज के लोग मिल करके उसको ये करेंगे। समाज के लोगों ने मिलके ही समाज के लोगों ने मिलके ही बाबरी में तय किया कि ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा, समाज के आस्थाओं के विपरीत जा रहा है, समाज ने तोड़ दिया। नहीं, हम देश में इसके लिए राइट नहीं चाहेंगे। हमारा मानना है कि दोनों समाज के लोग सक्षम हैं, निर्णय हो जाएगा, समय पर इसका निर्णय छोड़ दिया जाए। अंतिम प्रश्न, जनसुराज में मेरे शामिल होने के निर्णय का आप समर्थन करते हैं? आपको नहीं, हम आप जैसे तमाम युवाओं से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग संभलिए। हम व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर को भी गलत नहीं कहेंगे, अपनी अपनी ये होती है, उन्होंने जो भी सीखा है अपना वो जाने, उनकी नैतिकता क्या है, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी मोदी का विरोध राष्ट्र का विरोध, और इस राज्य में नीतीश कुमार जब इतना काम किए हैं और जब ये सारा स्ट्रक्चर बनाए हैं और इनके पास कोई अभी अनुभव नहीं, तो अभी आप लोगों को नीतीश जी पर भरोसा करना चाहिए और गुमराह होने से बचना चाहिए। इतना ही कहें। आज के लिए इस चर्चा को यही हम लोग स्थगित करते हैं। कल फिर एक बार एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए घटनाक्रम के साथ, एक नई परिस्थिति के साथ हम सब आपके साथ फिर एक बार रूबरू होंगे। पिता और पुत्र ऑन पॉलिटिक्स फ्रॉम पाटलिपुत्र के पहले एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल से हो सकता है हम लोग लाइव भी आए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। किसी बात का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में विरोध करें, समर्थन करते हैं तो समर्थन करें। क्या और सवाल हो सकते हैं जो पिताजी से पूछे जा सकते हैं, जो हमसे आप करना चाहेंगे, आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।